हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप स्टडी। पिछले पार्ट में मैंने आपको राजा किसान और नगर वाले सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 क्लियर करा दिया था। आज मैं आपको पार्ट 2 क्लियर कराऊंगा, जिसमें हम महाजनपद मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारी 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2। मैंने आपको पार्ट 1 में आधी वीडियो प्रोवाइड करा दी थी। ये पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको आधा चैप्टर और क्लियर कराऊंगा। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है मगध, एक महाजनपद। जो मगध था वो एक महाजनपद था। ये आधुनिक काल में जो बिहार है ना, उस टाइम पर चौथी और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वो मगध कहलाता था। और जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था चौथी और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पर। तो जो प्रारंभ में राजगृह मगध की राजधानी कहलाती थी। जो राजगृह नामक स्थान था वो मगध की राजधानी कहलाती थी। पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। ये जो था किलेबंद शहर था, क्योंकि उस टाइम जो राजधानी होती थी ना, उन्हें किलेबंद किया जाता था ताकि राजधानियों की अच्छी सुरक्षा हो सके। क्योंकि अगर वो मानते थे कि अगर राजधानियों की सुरक्षा नहीं होगी ना, तो राज्य की भी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो जो राजगृह था उसे राजगीर भी कहा जाता था उस टाइम पर। तो ये थी मगध की राजधानी, जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। जो वर्तमान समय में पटना है ना, उस टाइम पर उसे पाटलिपुत्र बोला जाता था चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो उसे चौथी शताब्दी में राजधानी घोषित करा गया था। तो देखिए, अनेक राजधानियों की किलेबंदी लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारों से बनाई कर की जाती थी। जितनी भी राजधानियाँ थी ना, ज़्यादातर की किलेबंदी जो की जाती थी ना, चारों तरफ से घेरा जाता था, उसे लकड़ी या ईंट से या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाकर उसकी किलेबंदी की जाती थी। और जो बिहार में कौशाम्बी नामक स्थान है ना, वहाँ से किलेबंदी के ना साक्ष्य भी मिले हैं। दीवारों के साक्ष्य मिले हैं कि कभी उस टाइम पर वहाँ किलेबंदी की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मगध का जो प्रारंभिक इतिहास है ना, उसमें हर्रे कुल के राजा बिम्बिसार से प्रारंभ होता है। जो बिम्बिसार राजा था ना, उससे मगध का शासन प्रारंभ होता है। और जो दिग्विजय और उत्कर्ष के जिस मार्ग पर आग्रह किया, उन्होंने मगध में दिग्विजय और उत्कर्ष के मार्ग पर आग्रह किया चले, वह तभी समाप्त हुआ जब कलिंग के युद्ध के उपरांत अशोक ने अपनी तलवार को म्यान में शांति दी। जो कलिंग का युद्ध हुआ था उस टाइम, उसके बाद जो अशोक ने बिल्कुल जंग लड़नी बंद कर दी थी, शांति के लिए अपनी तलवार को म्यान में रख लिया था। तो उसके बाद से ये दिग्विजय और उत्कर्ष के मार्ग का समाप्ति होनी स्टार्ट हो गई। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मगध महाजनपद इतना प्रसिद्ध क्यों था और शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे। तो ये पेपर में हमारे कई बार आता है क्वेश्चन, और आ सकता है इस बार भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट हमारा है, ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। इस जनपद के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी। जो ये मगध था, मगध जो प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित था, क्योंकि इसके जो आसपास पहाड़ियाँ थी ना, वो इसे चारों तरफ से घिरी हुई थी और आसानी से कोई बाहरी प्रजा इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाती थी। उन पहाड़ियों से इसकी सुरक्षा होती थी। और देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ उपजाऊ भूमि थी और गंगा सोन नदी के पानी से सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, जिसके कारण यहाँ फसल अच्छी होती थी। तो यहाँ फसल के भी बहुत अच्छा होता कि जो गंगा और सोन नदी थी, उससे यहाँ की फसल की सिंचाई की जाती थी, और ये इसके दोनों साइड स्थित थी। अब देखिए, यहाँ जनसंख्या और जनपदों से अधिक थी। यहाँ की जनसंख्या जनपदों से अधिक थी। जो जनसंख्या थी वहाँ की जनपदों से अधिक थी, जिससे कि सिपाहियों को इकट्ठा करने में बहुत आसानी होती थी और जंग के लिए सिपाही आराम से मिल जाते थे। और यहाँ के जंगलों में ना जो हाथी थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे।
जिससे कि उन्हें जंगों में यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे योग्य तथा महाकांक्षी शासक थे। मगध के जो मगध के शासक थे ना, वो बहुत ज़्यादा योग्य और ये बहुत ज़्यादा योग्य थे और शक्तिशाली शासक थे। जैसे कि अशोक, ये भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। और गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी, जिससे व्यापार में वृद्धि होती थी। और जो ये आने जाने का मार्ग अपनाते थे ना, वो पानी का अपनाते थे, यानी नदियों का। तो उससे आने जाने में आसानी भी होती थी और सफ़र भी जल्दी तय होता था। और दूसरी बात, वहाँ कोई उन पर आक्रमण भी जल्दी नहीं कर पाता था। तो ये जो रास्ता अपनाते थे वो भी व्यापार के लिए नदियों का अपनाते थे। और जो यहाँ पे थी ना, लोहे की खदानें बहुत थी। आज भी यहाँ लोहे की खदानें बहुत हैं, लेकिन उस टाइम बहुत यहाँ पे लोहे की खदानें हुआ करती थी, जिनसे हथियार बनाने में आसानी होती थी और हथियार आराम से मिल जाया करते थे जंगों। देखिए, ये सब तो कारण थे वो जो माने जाते हैं कि वहाँ पे इस वजह से वो मगध इतना शक्तिशाली रहा होगा। लेकिन जो बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में मगध के बारे में बताया गया है, तो उसमें उसकी प्रसिद्धि का कारण जो बताया गया है ना, वो वहाँ के शक्तिशाली और बुद्धिमान शासकों को और उनकी जो नीतियाँ थी ना, उन्हें बताया गया है कि मगध उन नीतियों की वजह से और उन शासकों की वजह से इतना शक्तिशाली था। जैसे कि वहाँ जो शक्तिशाली शासक थे, उनमें से बिंबिसार था, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियाँ लागू करते थे। ये जो 3 शासक बताए ना, ये उस टाइम पर बहुत शक्तिशाली शासक माने जाते थे, जिनकी वजह से जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में माना जाता है कि उस टाइम मगध इतना प्रसिद्ध इसलिए था कि वहाँ पर ये शासक थे और दूसरी वहाँ की नीतियाँ बहुत सक्रिय और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक आरंभिक साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य था, जो आरंभिक साम्राज्य था जो 321 बीसी से 125 बीसी तक, मतलब 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक उसमें आया, अस्तित्व में आया। ये था मगध के साथ साथ विकास करने वाला जो साम्राज्य था, वो था मौर्य साम्राज्य। इसका उदय हुआ 321 से 185 ईसा पूर्व के बीच। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कि 321 ईसा पूर्व में की थी। पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक ये मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो उनका जन्म हुआ था 340 ईस्वी में। पूर्व में पटना के बिहार जिले में हुआ था इनका जन्म। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी इन्होंने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य थे। ये जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ये तीनों। और जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है ना, उसके स्रोत है मूर्तिकला, क्योंकि उनकी जो मूर्तिकला थी ना, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उस टाइम बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ जाती थी, जिन पर अच्छी कलाकारी की जाती थी। और इससे हमें पता चलता है समकालीन रचनाएं मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक से जानकारी मिली है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था, उसने एक पुस्तक लिखी, उससे ही मेगास्थनीज ने थोड़ी जानकारी लेके अपनी पुस्तक में जो जानकारी लिखी, उससे हमें इसके बारे में पता लगता है। और हमें जो दूसरी पुस्तक से इसके बारे में पता लगता है वो है अर्थशास्त्र की पुस्तक, जो कि चाणक्य द्वारा लिखी थी। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य और चाणक्य ने की थी। इस पुस्तक में मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने मौर्य शासकों के बारे में इस पुस्तक में लिखा था, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य शासक कैसे थे और उस टाइम का मौर्य साम्राज्य कैसा था।
मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए तीसरा जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है जैन और बौद्ध धर्म के पौराणिक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जैन और बौद्ध धर्म के जो पौराणिक ग्रंथ थे ना, और कई प्रकार के ग्रंथ जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं, उनसे हमें पता चलता है। और देखिए अशोक के स्तंभों से भी, जो अशोक था, अशोक ने पहली बार स्तंभ करवाए थे जिसमें उसने अपने बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में उत्कीर्णित करवाया था पत्थरों पर और धातुओं पर, जिससे अशोक के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। देखिए अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। ये अशोक पहला वो शासक था जिसने स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्णित करवाए थे। उससे पहले किसी भी शासक ने ऐसे स्तंभ नहीं गढ़वाए थे जिन पर संदेश लिखा हो प्रजा के लिए, आने वाली प्रजा के लिए। और उसके बाद कई राजाओं ने और स्तंभ बनवाए, मगर सबसे पहला राजा तो था वो अशोक ही था जिसने स्तंभों की रचना की थी। देखिए मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। जो प्रशासन था उसमें 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे। राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी और उसके अलावा 4 जो प्रांतीय केंद्र थे ना, उसमें थे, देखिए ये 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जयिनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये 4 राज्य थे जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे मौर्य साम्राज्य में। और इन सब के बारे में जो जानकारी मिलती है ना, वो अशोक के स्तंभों से मिलती है। अशोक के जो अभिलेख थे उसमें अशोक ने इन सब के बारे में लिखवाया था। पश्चिम में पाक से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्णित किए गए थे। ऐसा माना जाता है इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ उड़ीसा तटवर्ती क्षेत्र। देखिए तक्षशिला और उज्जैनी जो थे ना, वो काफ़ी लंबी दूरी पर स्थित थे और एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापारी व्यापार करते थे। और जो स्वर्णगिरी थी वो सोने के पहाड़, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है स्वर्णगिरी, तो इससे सोने के पहाड़, कर्नाटक में सोने की खानें थी। यहाँ पर काफ़ी सारी सोने की खानें थी उस टाइम जब मौर्य साम्राज्य था। जिस टाइम साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। जो ये लोग थे ये नदी मार्ग भी अपनाते थे और भूमि मार्ग भी अपनाते थे। इससे इन दो, और ज़्यादातर ये नदी मार्ग अपनाते थे ताकि आने जाने में आसानी हो। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लग जाता था। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेना व्यवस्था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके 4 या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो मेगास्थनीज है ना, उसके अनुसार मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियाँ थी। जो देखिए पहला था वो था नौसेना का संचालन करना, पहले उप समिति। तो दूसरा काम यातायात व खान पान का संचालन करना। ये यातायात और खान पान का व्यवस्था करते थे। और तीसरे जो समिति थी वो काम पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। मतलब उनकी देख रेख, उनका ध्यान रखना। और जो चौथी समिति थी ना, वो आम आरोहों का संचालन करता था। जो आम नागरिक साथ में चलते थे उनकी देख रेख, उनका खाने वाने का ध्यान रखते थे। और देखिए 5वीं काम रथारोही का संचालन करता था। जो रथों पर होते थे ना, रथारोहियों का संचालन करता था, वो उनकी सेवा में लगा रहता था। और जो 6ठी उप समिति थी वो हथियारों का संचालन करती थी, जो हथियार भी साथ में लेके चलते थे। और देखिए अन्य उप समितियाँ, दूसरी उप समिति का विभिन्न प्रकार का था, जैसे उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना। सही है,
दूसरे के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल करने के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ये थी दूसरी समिति का दायित्व। देखिए मेगास्थनीज यूनान का राजदूत और एक महान इतिहासकार था। ये जो था यूनान का राजदूत था जो कि भारत आया था और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इतिहासकार भी था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इस पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसी द्वारा बताया गया था कि मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियाँ थीं। देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या किया था। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया जिसे धम्म महामात्य कहा जाता था। ये इसमें गलत लिख रखा है क्योंकि उसका नाम था धम्म महामात्य। उसने 13वें शिलालेख लिखा है। जिसमें मैंने सभी धार्मिक स्मृतों के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर